Good morning, students. Today we are starting the chapter 2 of history, the expansion of British Empire in India. In this chapter, we have to study about the comings of Europeans, the Portuguese, the Dutch, the British and the French, and about the Anglo-French struggle in India, about the war with Indian rulers for conquest of Indian territories. In this portion, we will study the conquest of Bengal, the Battle of Plassey, and the Battle of Buxar. After that, expansion of British Empire, Maratha War, annexation of Sindh, and in last, the failure of Indian rulers. Okay, so let's start the chapter. इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप थे वो काफ़ी लंबे समय से एंशियंट टाइम से ही चले आ रहे थे. अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने ईस्ट की तरफ एक नए रूट को फाइंड करने के पर्पस से जो थे कई सारे यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज़ उन्होंने सी वॉयजेस किए और फिर एक दूसरे के राइवल बन गए. ब्रिटेन जिसमें विक्टोरियस रहा और उसने ट्रेडिंग कंपनी को एक इम्पीरियलिस्ट नेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और पूरे इंडिया पर लगभग 200 इयर्स तक रूल करता रहा. ठीक है. यूरोपियंस भारत में कैसे आए? बहुत लंबे समय से, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के ट्रेड रिलेशन रहे थे. इंडिया से स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल और भी दूसरे आइटम्स जो थे वो यूरोप में बहुत डिमांडेड थे. मिडिवल पीरियड के दौरान जो अरब थे वो भी वेस्ट से कुछ आइटम जो है सप्लाई करते थे, लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपोल का पर जब ओटोमन तुर्क्स ने कैप्चर कर लिया तो ये जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रेड था उसका जो रूट था ट्रेड का वो डिसरप्ट हो गया. तो अब इंडियन गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि एक नया रूट फाइंड किया जाएगा और फाइनली जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने एक नया सी रूट डिस्कवर किया जिसमें पोर्चुगीज़ सेलर जो था वास्को डी गामा उसने पहले सी रूट को ढूंढा वाया केप ऑफ गुड होप. ठीक है. और उसके बाद फिर पोर्चुगीज़ पहले आए, उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फाइनली लास्ट में फ्रेंच आए और इन सब ने यहाँ पर अपने ट्रेड फैक्ट्रीज़ बनाई. पर यहाँ पर और इन चारों के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन रहा यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में इंडिया में और फाइनली लास्ट में इंग्लैंड विक्टोरियस रहा और यहाँ पर उनकी मोनोपोली हो गई. ठीक है. पहले हम पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे. वास्को डी गामा जब नया रूट डिस्कवर किया तो वो 1498 में कालीकट पहुंचा जहां पर जमोरिन कालीकट के राजा थे. उन्होंने उसे वेलकम किया, लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया, उनकी अच्छाई का एडवांटेज लिया और उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर लिया दमन दीव में और फिर बाद में बॉम्बे में. जल्द ही जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने 16th सेंचुरी के बाद अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन वहाँ पर बना ली और गोवा को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया. ठीक है. फिर है डच जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की उन्होंने 1602 एडी में और उनका पोर्चुगीज़ और इंग्लैंड के साथ काफ़ी क्लैश होता रहा ट्रेड को लेकर के. उन्होंने सूरत, भड़ोच, कोचीन, मसूलीपट्टनम में अपने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जल्द ही उन्होंने इंडियन पोजीशन को कैप्चर कर लिया वहाँ पर. फिर ब्रिटिश जो थे क्वीन एलिजाबेथ वन उन्होंने एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया कंपनी को. कंपनी जो ब्रिटिश ट्रेडर की एक कंपनी थी 1699 में जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया. यहाँ पर एम्परर जहांगीर ने परमिशन दे दी कंपनी को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सूरत में. 1613 एडी में सूरत में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और सूरत जो था अब सेंटर बन गया इंग्लिश ट्रेड एक्टिविटी का. बाद में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज हुगली में, कलकत्ता में, कासिम बाजार और भी कई सारी प्लेसेस पर इस्टेब्लिश की. फिर फ्रेंच जो थे वो लास्ट में आए थे इंडिया में. 2 फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट
पौंडीचेरी में थी। एक पौंडीचेरी में 1674 में बनाई थी और दूसरी चंदेर नागौर बंगाल में उनकी फैक्ट्री थी। ठीक है, कंपनी जो थी वो ड्यूप्लेक्स के अंडर में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई। 1642 एडी में पौंडीचेरी का गवर्नर बन के आया ड्यूप्लेक्स। हर ट्रेडिंग कंपनी जो थी, चाहे वो पोर्चुगीज़ थी, चाहे डच कंपनी थी, चाहे ब्रिटिश, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सब एक दूसरे पर अपनी सुपरमेसी और प्रिविलेज चाहते थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको आपस में वॉर में शामिल होना पड़ा। इस समय पर वो ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहे इंडियन रूलर्स से, क्योंकि उन्होंने जो और इसी के कारण ट्रेड फैसिलिटीज़ के कारण ही उन्होंने स्टेट के या फिर इंडियन जो भारतीय राज्य जो थे, इंडियन स्टेट्स जो थे, यहाँ इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया था इनके इंटरनल अफेयर्स में। नाउ द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच लगातार 20 ईयर्स तक स्ट्रगल करते रहे अपनी सुपरमेसी यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन फाइनली जो एंड हुआ उससे फ्रेंच इंडिया के पॉलिटिकल सीन से बाहर हो गए और जो इंग्लिश थे उनकी सुपरमेसी यहाँ पर हो गई। तो 3 कर्नाटक वॉर्स इनमें हुए। कर्नाटक में 3 टाइम्स उन्होंने वॉर किए, जिसे कर्नाटक वॉर्स के नाम से हम जानते हैं, और ये वॉर्स बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर शुरू हो गया था, और यूरोप में जो वॉर हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका इफ़ेक्ट जल्द ही इंडिया में इन दोनों ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में क्लैश को लेकर भी शुरू हुआ 1748 में, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो एंड था वॉर था वो ख़त्म हो गया फाइनली यूरोप में। फिर ड्यूप्लेक्स जो थे वो फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे पौंडीचेरी में उस समय पर, और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी काफ़ी वेल डिसिप्लिन थी। मॉडर्न फ्रेंच आर्मी थी उनके पास, जिन्होंने इंडियन प्रिंसेस के क्वारल्स में, म्यूचुअल क्वारल्स में इंटरवेन करना शुरू किया। उन्होंने जो ड्यूप्लेक्स था उसने एक इंडियन राइवल को दूसरे के अगेंस्ट हेल्प किया और खुद की सिक्योर मॉनेटरी और कमर्शियल और टेरिटरी फेवर को सिक्योर किया उन विक्टर के थ्रू। जब ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को कैप्चर करने की कोशिश की तो उसके बदले में ड्यूप्लेक्स ने जो फ्रेंच थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया, जो जहाँ पर ब्रिटिश सेटलमेंट था। ब्रिटिशर्स ने कर्नाटक के नवाब से हेल्प की अपील की जहाँ पर मद्रास लोकेटेड था। नवाब ने अपनी एक आर्मी भेजी फ्रेंच के अगेंस्ट, बट फाइनली फ्रेंच ने नवाब की आर्मी को डिफीट कर दिया थोड़े ही समय में, और फिर उसी समय पर जो यूरोप में वॉर चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटिश के बीच में, वो भी ख़त्म हो गया 1748 तक, और फिर इंडिया में भी ये वॉर ख़त्म हो गया दोनों ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में। और ये जो वॉर था दोनों में से किसी के लिए भी कोई एडवांटेज लेकर के नहीं आया। फिर इसी सीक्वेंस में सेकंड कर्नाटक वॉर शुरू हुआ 1749 में। निज़ामुल मुल्क जो कर्नाटक के नवाब थे, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा नासिर जंग और उनकी डॉटर का सन मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में सक्सेशन के लिए वॉर होने लगा, डिस्प्यूट होने लगे, और उसी के कारण चांदा साहिब और अनवरुद्दीन में भी जो है डिस्प्यूट अराइज हो गया। दोनों ही कर्नाटक के थ्रोन पर क्लेम करना चाहते थे। मुजफ्फर जंग जो था उसको चांदा साहिब और ड्यूप्लेक्स की हेल्प मिल रही थी, और अनवरुद्दीन को दूसरी तरफ इंग्लिश का सपोर्ट, अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिल रहा था। फिर 1749 में एक वॉर ब्रोकअप हुआ जिसमें अनवरुद्दीन स्लेन हो गया और चांदा साहिब को कर्नाटक के नवाब का क्राउन मिल गया। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जो तिरुचुनापल्ली की तरफ फ्लड हो गया था, उसे वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। इंग्लैंड ने अब मोहम्मद अली को फाइनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ट्रूप्स के कमांडर थे उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया और चांदा साहिब को आरकोट में डिफीट किया। आरकोट जो था उस समय कर्नाटक का कैपिटल था। चांदा साहब वहाँ पर मारे गए और जो पूरा कर्नाटक था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। अब यहाँ पर फ्रेंच को बहुत
ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा और ड्यूप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया 1754 में। उसके बाद गोडीहुई नए गवर्नर जनरल यहाँ पर बन कर के आए फ्रांस से। पौंडीचेरी में एक ट्रीटी साइन की गई दिसंबर 1754 में, और फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी ने दोनों ने इस बात पर अग्री किया कि अब वो जो नेटिव प्रिंसेस है उनके डिस्प्यूट में किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दोनों ही कंपनी ने अपना पोजीशन छोड़ दिया जो भी टेरिटरीज को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था वॉर के समय पर। ठीक है, फिर थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ 1757 में। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में फिर से वॉर शुरू हो गया। काउंट लेली जो फ्रेंच फोर्सेस का गवर्नर और कमांडर भी था, तो शुरू में उसको कुछ सक्सेस मिली। वो ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल देना चाहता था, और ब्रिटिश गवर्नर जो थे सर अय्यर कूट, वो फाइनली उन्होंने लेली को हराया बॉन्डी वॉश के वॉर में 1760 में। ये जो बैटल था इसने इंडिया में फ्रांस के को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और 1761 तक जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी सारी टेरिटरीज इंडिया में लॉस्ट कर दी इंग्लिश के हाथों, अंग्रेज़ों के हाथों। और यूरोप में जो वॉर था ख़त्म हुआ। यूरोप में भी जो वॉर चल रहा था दोनों के बीच में सक्सेशन को लेकर के, वो भी ख़त्म हुआ, और पेरिस की ट्रीटी की साइन की गई 1763 में। इंडिया में भी जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में वॉर चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और पेरिस की ट्रीटी रीस्टोर हुई। और जो फ्रेंच सेटलमेंट थे उनके पास, उन्हें फोर्टिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया। इंडिया में उनके सेटलमेंट्स सारे ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह से जो है फ्रेंच जो है इंडिया से पूरी तरीके से वॉश आउट हो गए। अब यहाँ पर जो एकमात्र पावर रह गई, द ओनली पावर जो इंडिया में रह गई थी, वो थे इंग्लिश। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि जो ट्रेडिंग कंपनी थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, उनके साथ किस तरह से स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स ने और अपना सुपरमेसी यहाँ पर लीड किया। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर जो तीनों ट्रेडिंग कंपनी थी बाकी की, पुर्तगाल, डच और फ्रांस, तीनों को यहाँ से हटा करके और खुद स्टैब्लिश हो गए, और उनकी मोनोपोली हो गई इंडिया के ट्रेड पर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ किस तरह से उन्होंने कनकेस्ट किया, वॉर किया, और उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में किया। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको कर्नाटक वॉर में ये एक्सपीरियंस हो गया था कि इंडियन रूलर्स से कैसे डील करना है ना। उन्होंने राइवलरीज को एक्सप्लॉइट किया, जो दो राइवलरी को बीच में उन्होंने लड़वाया, उसका फ़ायदा उठाया दो राइवलरीज का। दो राजा जो आपस में उनके दो राजाओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, तो उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने उन दोनों को और वीक किया राजाओं को। इस तरह से यही पॉलिसी उन्होंने अपनाई पूरे देश में। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये फील किया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बेसिकली कम्पिटेंट थे, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग और नॉलेज की कमी थी यूरोपियन आर्मी में, आर्म्स में जो थे। और वो ये भी समझ गए थे कि आर्टिलरी की क्या इम्पोर्टेंस है और नए मेथड जो हैं वॉरफेयर में अपनाने ज़रूरी हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को ट्रेंड किया यूरोपियन स्टाइल में, और उन्हें इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट ही यूज़ किया। तो ये इफ़ेक्टिवली इंडियन मैन पावर का यूज़ किया गया इंडियन मटेरियल में, और इंडियन मटेरियल को ही यूज़ करके इंडियन रूलर्स को ही उसने डिफीट किया। इस तरह की पॉलिसी उसने यहाँ पर अपनाई। कर्नाटक वॉर जो था बेसिकली ट्रेड के लिए लड़ा गया था, ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। हैदराबाद में इंटरफेरेंस जब किया तो वो ट्रेड राइवलरीज के एक्सटेंशन के लिए किया गया था। शुरुआत में जो इंडियन रूलर्स थे वो उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया था, लेकिन फिर उसके बाद के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें उन्होंने इंडियन रूलर्स को फिर डायरेक्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है इंडियन रूलर्स के लिए जो कनकेस्ट हुआ टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए ब्रिटिशर्स के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले आता है कनकेस्ट ऑफ बंगाल। कर्नाटक में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि जो है उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। कर्नाटक वॉर जो तीनों लड़े गए उसमें जो फाइनली जीत हुई ब्रिटिशर्स की, उसे ये साबित हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ज़्यादा एम्बिशियस थे,
अब उन्होंने अपनी जो आइज़ थी वो बंगाल पर फिक्स कर ली। बंगाल जो था इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस था। अली वर्दी खां बंगाल का स्ट्रॉन्ग नवाब था जिसकी डेथ 1756 एडी में हो गई। उसके बाद सिराजुद्दौला अगला वहाँ का राजा बना जिसने कई सारी कोर्ट इंट्रिग्स वहाँ पर लीड की। ब्रिटिशर्स जो थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ पर स्ट्राइक करने की। अब जो नए नवाब थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश की जो पावर है उसको कर्व किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और उन्हें सिराजुद्दौला ये बताना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि वो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, वो यहाँ के मास्टर नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने टैक्स पे करने से मना कर दिया और दूसरे जो ट्रेडर्स थे फिर उनको भी किसी तरीके का जो सारे टैक्स थे वो देने से उन्होंने मना कर दिया और कलकत्ता में अपना फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। फिर जो सिराजुद्दौला थे नवाब बंगाल के, उन्होंने इन फोर्टिफिकेशन को डिसमेंटल करने का ऑर्डर दिया उन्हें और फिर उनकी टेरिटरी में और ये भी आदेश दिया कि उनकी टेरिटरी में किसी तरीके का वॉर नहीं फाइट किया जाएगा। और जो ब्रिटिश थे अब वो अनविलिंग हो गए, मतलब अब वो जो चाहते थे अब वैसा नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर इसके अब बंगाल को कन्केस्ट करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने प्लासी में वॉर किया बंगाल के साथ और फिर फाइनली बंगाल को कैप्चर किया इन प्लासी बक्सर के वॉर के साथ ही। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसमें बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे फिर और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फाइनली बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कैप्चर किया। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? बंगाल से। बंगाल पर उन्होंने सबसे पहले अपनी नज़र गड़ाई क्योंकि वो जो बंगाल था वो रिचेस्ट प्रोविंस था उस समय इंडिया में और उसी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो इसके लिए जितने भी वॉर्स लड़े उन्होंने उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। इतना पार्ट आप अच्छे से ध्यान से रीड कीजिए और इसे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ओके।